discussion if you like. जी, please. Waqas, sir, you have joined. Please, any question? Rimsha Ijaz is also have joined. Please, Rimsha, आप मुझे सुन रहे हो बेटा? जी सर. आप who is talking? Waqas. Waqas is from Lahore. Yes sir. और रिमशा, प्लीज रिमशा को मुझे आंसर कीजिएगा प्लीज. यस सर. रिमशा, यू आर फ्रॉम? सर इस्लामाबाद. बेटा ये आर यू टेकिंग माय क्लासेस रेगुलर? सर रेगुलर नहीं, अभी कुछ बीच में नहीं ली और अभी आज से ज्वाइनिंग किया अगेन. और होप सो यू विल बी नाउ रेगुलर इन द ऑनलाइन क्लासेस. इंशाल्लाह सर. और hope so that you people would participate and your noise level mean in terms of questions would make our class more meaningful and fruitful. Okay? Okay sir, thank you. Thank you. कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से अगर कोई हो अभी, the lecture that last time that we have delivered. वकास, आपसे पूछना चाहूंगा. नहीं सर. तो अभी स्टूडेंट्स अभी कुछ कम है मेरा ख्याल है ज्वाइन किया. जस्ट देयर आर 6 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ. सर आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे. अच्छा, सही. मेरा ख्याल फिर हम शुरू कर लें. मेरा ख्याल अगर कोई क्वेश्चन नहीं, मैं तो चाह रहा था कि अगर कोई कल की कोई डिस्कशन अगर है तो उसको हम जरा कर लें ताकि लोग और भी ज्वाइन कर लें हमें. मिस्टर असद, आई थिंक अभी आपने ज्वाइन किया है. असद फ्रॉम इस्लामाबाद. Azim have joined. Welcome, Azim. Mr. Azim, welcome. जी सर, वेलकम. Okay, thank you. Azim, मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी सर. चलें जी, थैंक यू. चलें जी, हम अजीम, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो लास्ट हम जो भी डिस्कशंस हुई हैं हमारी? नो सर. चलिए जी, फिर वी आर कमेंसिंग आवर लेक्चर. और लेडीज जेंटलमैन, एज यू आर visualizing your first slide, the topic is an scenario planning. So you know, in the session. जी जी सर, ये स्लाइड अगर आप पहले शेयर कर देते हैं ना, हम प्रिंट आउट ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर आप जो बातें एक्स्ट्रा बताते हैं ना वो हम नोट डाउन कर लेते हैं. तो फाइनली जरा शेयर पहले कर दिया करें. अजीम, देखो मैंने, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी बताया था आई एम बिजी वन, और मेरी और भी क्लासेस मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं, तो मैं बड़ा मतलब मैनेज करके चीज़ों को, आज टाइम नहीं था और ये एंड टाइम पे तैयार होने के बाद जस्ट 20-25 मिनट मुझे पहले शेयर करनी पड़ी हैं. और काफ़ी हेक्टिक सी होती, कोशिश करता होता हूँ आगे मेरी उसके लिए थैंक यू. जिस तरह आपको कन्वीनियंट और इजी हो, जब भी मैं कोशिश करता होता हूँ. अब इनफैक्ट मेरा आगे भी ज़रा थोड़ा सा शेड्यूल ये है कि मैं एक मेरी ट्रेनिंग आ रही है, वो ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट करनी है. आई एम बिजी, उसके लिए भी मैं स्लाइड्स वगैरह को बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. तो टाइम बेसिकली ना, फिर साथ साथ क्लासेस भी होती हैं, तो कोशिश करता हूँ. बट एनी हाउ आई थिंक इसको बहरहाल मैं मज़ीद जहन में रखूँगा कि ताकि वेल इन टाइम आप लोगों को ये एक्सपोर्ट हो सके. ठीक है जी, थैंक यू सर. अच्छा जी, प्लीज़.
तो एक्चुअली this is a qualitative, you know, whenever we make analysis, analysis might be quantitative one, qualitative one, just like as regression, correlation type हम जब बात करते हैं और रेशो एनालिसिस आप करते हैं वो क्वांटिटेटिव वे में होती है. एनी हाउ ये एक हमारा दिस इज द सिनेरियो विच इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर के बारे में कुछ सिनेरियो डेवलप करके और हम उसमें देखते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो दैट्स द बिहाइंड पर्पस कि वी आर डेवलपिंग डिफरेंट सिनेरियोज और देन द बेस्ट सिनेरियो वुड बी सिलेक्टेड. बट व्हाट इज दिस वन? This is basically scenarios are possible views of the world described in narrative. इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे. ये नरेटिव फॉर्म्स का मतलब है कि हम इसको क्वांटिटेटिव डाटा में नहीं लिख रहे होते. टॉकिंग इन स्टोरीज टाइप इन आई मीन नरेशन वाइज दैट प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट इन विच मैनेजर कैन मेक डिसीजंस. तो ये नरेटिव फॉर्म स्टोरीज हैं. जैसे मैं कहूँ कि जी ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्लान इसको ऐसा भी कर सकते हैं. So in this sense that we are describing, by seeing a range of possible words, decisions will be better informed and a strategy based on this knowledge and insight will be more likely to succeed. तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर then we are strategy हमारी जो बेस होती है इसके ऊपर. तो scenario do not predict the future, ठीक है, but they do eliminate the driver of change. Please, this is the point कि हम असल में सिनेरियोज के ज़रिए से हम ये नहीं कहते कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम मुख्तलिफ सिनेरियोज इल्यूमिनेट करते हैं ड्राइवर ऑफ चेंज के ये चेंजेस हो सकती हैं. मतलब लाइक जिस तरह हम पेस्टल की बात करते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स मे कम लाइक दिस, पॉलिटिकल फैक्टर्स इस तरह बिहेव कर सकते हैं और ये हमारी सिनेरियोज हम बनाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर देन हम एक बेटर strategy can be selected one. So understanding them can only help manager to take greater control of their situation. तो हमें इससे उस सिचुएशन को के एनालिसिस को हम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं. तो that is what we have mentioned. It's a narrative forms like. अच्छा, अब देखिए सवाल है कि वाई सिनेरियोज, तो इसकी हमें रीज़न देनी होगी. वन ऑफ मैनी फॉरसाइट मेथोडोलॉजीज, मतलब है कि हम इसमें मुख्तलिफ फॉरसाइट करने की मेथोडोलॉजी हम यूज़ हो सकती हैं. वेल डेवलप्ड एंड टेस्टेड अक्रॉस गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एजुकेशन, और इट मे बी यूज इन बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेसेस एज वेल एज इन एजुकेशन और अदर साइड. Provide structured process for people to start consciously thinking about the long-term future and possible implication for strategy today. That is navigating the chessboard, a creative and shared process that allows time for reflection about the organization and its future. कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. वाई सिनेरियोज आगे भी इसी की हम कंटिन्यूटी है पहले वाली स्लाइड की. Scenarios strengthen a manager's strategic management toolbox. Traditional methods focus on the past और scenario planning focus on the future. ये है my dear. वो जो हमारी रवायती किस्म की मेथड्स हैं वो पास्ट को एनालाइज करने में हमें जैसे मदद मिलती है, लेकिन सिनेरियो प्लानिंग इज मीन दैट वी आर ऑब्जर्विंग, वॉचिंग समथिंग टू बी हैपन इन फ्यूचर. Combining both the past and future makes thinking about strategy stronger and promotes responsiveness, flexibility और competitive advantages से हमें मिलता है. चूँकि जब हम सिनेरियो की बेसिस के ऊपर some sort of decision to be taken, तो companies would be more responsive, more flexibility would increase and the competitive advantage के हवाले से we are going to be more better. सर इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है? प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसा कि अभी मैंने बात कही है कि जी सपोज हम एक नया प्लान, एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, एक नया प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल
इट्स अ 4 ईयर डिग्री, इट्स 3 ईयर डिग्री, या एजुकेशन के अंदर, या हम एक एग्जामिनेशन सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो हम उसके सिनेरियोज बिल्ड कर सकते हैं कि जी एग्जामिनेशन पैटर्न शुड बी लाइक, एग्जामिनेशन पैटर्न शुड बी लाइक। तो ये सिनेरियोज है, उस पर डिस्कशंस होंगी और फिर उनके प्रॉज एंड कॉन्स देख के उनमें से हम, अब देखो असल में जब सिनेरियोज आपने 8-10 सिनेरियोज बनाए और फिर उसके ऊपर हमने डिस्कशंस करके उनमें से जो बेस्ट सिनेरियो होगा, तो उससे हमें हमारी प्लानिंग को या वो जो प्लान ओवरऑल बना रहे हैं वो हमारा बेहतर होगा। तो दैट इज़ व्हाट, जिस तरह हम मतलब और भी टूल यूज़ करते हैं, जिस तरह आप लोग एक रेशो एनालिसिस करते हैं, वो भी एक टूल है, लेकिन रेशो एनालिसिस से आप पास्ट के डाटा को बेहतर तौर पे, लेकिन चूंकि जो सिनेरियोज होते हैं वो पास्ट के डेवलप नहीं होते, वो फ्यूचर से रिलेट होता है बस। सो दिस इज़ व्हाट दैट आई, इसी तरह मैं कहता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट इन विच डोमेन एंड एरिया is more better. For example, either investment should be on the sugar side, investment should be in the textile side, or investment should be in the power energy side. अब इस पे सिनेरियोज हम बिल्ड करके इनको इवेल्युएट करके, तो देन वी मे डिसाइड कि जी जो आने वाले टाइम में जो ड्राइवर चेंज है वो ज़्यादा इन एरियाज में हो सकती है, लिहाजा वी आर सपोज टू फोकस मोर ऑन इन दिस डोमेन। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। गॉट इट। जी जी प्लीज़। सर आपने फर्स्ट स्लाइड में बोला कि वो प्रिडिक्ट नहीं करते फ्यूचर्स को, तो रेशियोज में तो हम प्रिडिक्ट ही कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो किस तरह? बेटा रेशो में प्रोडिक्शन बेसिकली नहीं हो रही होती। रेशो में तो आपने ये बताया कि ये एक कंपनी है, ये एक प्रोजेक्ट है, या तो लिक्विडिटी रेशो ऑफ फर्म ए और लिक्विडिटी रेशो ऑफ फर्म बी आपने फाइंड कर ली, तो आपने तो पास डेटा को देखा है कि जी किसकी लिक्विडिटी बेहतर है बस। तो दिस इज नॉट अ प्रोडिक्शन माय डियर। सर इसमें हम फोर्सी कर रहे होते हैं ना फ्यूचर को, तो मींस कि सिनेरियोज हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से हम कुछ एक चूज करेंगे, इस तरह की बात सिनेरियो में आ सकती है। मैं सिंपली वो जब रेशोज बना रहे होते हैं ना, तो रेशोज आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते। रेशोज पे तो आपने ये बताया कि दिस इज अ डाटा फॉर द लास्ट 2 ईयर, और ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा द कंपनी ए कंपनी बी the such companies liquidity is more better, just on the basis of the calculated figures you have just said कि एक कंपनी है उसकी रेशो 2:1 है, एक की 3:1 है, तो आपने सिर्फ ये बताया कि मेरा डाटा ये बता रहा है कि ये लिक्विडिटी रेशो है बस। ठीक है, अब आप के बेसिस के ऊपर आप सिनेरियोज बना सकते हैं, लेकिन ये माय डियर रेशो प्लान जो एनालिसिस है ना, ये आपकी प्रोडिक्शन नहीं है। देखो प्रोडिक्शन क्या होती है कि जी आप ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रोथ की और ग्रोथ में ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगी, ये आप फोरकास्ट कर रहे हैं, ये आप प्रोडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अभी आपने इसको अभी एस्टिमेशन करना है, और जिससे हम मतलब है कि जी फोरकास्ट करना है, तो प्रोडिक्शन और फोरकास्ट में भी फ़र्क है। लिहाजा आपका जो पास्ट डाटा, अब जिस तरह हम ट्रेंड की भी बात करते हैं ना, ट्रेंड में पहले हम पास्ट डाटा की बेसिस के ऊपर जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स हैं उसको पहले एनालिसिस करके फिर हम कहते हैं कि ये पास्ट जो इस टाइप का है, और आने वाले ट्रेंड टाइम में अगर यही ट्रेंड प्रिवेल करे तो फिर प्राइसेस में मूव अपवर्ड, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर आने वाले टाइम में द प्राइसेस में गो डाउन। ठीक है, यहाँ अब आप क्या कर रहे हैं कि पास्ट को यूज करते हुए आप कहते हैं कि द सेम ट्रेंड में प्रिवेल इन फ्यूचर। यहाँ पर आपने क्या किया, प्रेडिक्ट कर दिया। तो रेशोज एनालिसिस में आप जस्ट पास्ट के डाटा को इवेल्युएट कर रहे होते हो। ठीक है, और सिनेरियोज में आप प्रिडिक्ट नहीं करते, प्रेडिक्शन का के बेस पे नहीं है। हाँ, मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि ड्राइवर चेंज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अब ये प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है ना जी? सर मैं एक चीज शेयर करूं। जी जी ये ठीक हो तो आप बताइएगा कि ये मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा। मसलन हमने एक अपनी प्रोडक्ट नई लॉन्च करनी है, हम उस पर बैठ के डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज बनाते हैं कि हमारे आसपास के कंपेटिटर्स भी ये नई टेक्नोलॉजी लगाने का सोच रहे हैं या प्रोडक्ट लाने का सोच रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकती हैं फ्यूचर में।
जिसकी बेसिस पे हमारी प्रोडक्ट ग्रो कर सकती है, वो स्टॉप हो सकती है या हमें एक्सपेंशन की तरफ जाना पड़ सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें जो हम सोच रहे हैं, ये हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो क्या यही सिनेरियोज होंगे? अच्छा देखिए माय डियर, प्रेडिक्शन में जब आप करोगे ना, तो प्रेडिक्शन में आप ये बताते हो कि अगला साल या अगले 2 साल में ये प्रोडक्ट का गलत हो जाएगा और ये चीज़ सेल हमारी बढ़ के इतनी हो जाएगी। ये प्रोडिक्शन है। यहाँ आप ये नहीं कह रहे, आप सिनेरियो बना रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी है और इट मे बी वेरी हाई, इट मे बी मॉडरेट एडवांसमेंट होगी या सक्सेसिव बेसिस के ऊपर होनी है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये मॉडरेट लेवल की हम करें, सेकंड लेवल की करें, थर्ड लेवल की करें। सिनेरियो बनाए आपने। आप कहते हैं जी कंपेटिटर मे बी competing in aggressive sense, it may be in moderate intensive sense, और it may be low I mean in like। अब आपने सिनेरियो बनाया, आपने ये नहीं कहा कि वो किस तरीके के साथ आप करेगा। ठीक है, सिनेरियो बना रहे हैं आप, मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिराइव कर रहे हैं। So a scenario is based on past experience or skills? वो तो माय डियर देखिए, उसमें अभी हमने वो उसमें पास्ट भी यूज होगा, आपकी फॉरसाइटेडनेस भी यूज होती है। ठीक है ना जी। अभी अगला टॉपिक इसीलिए उन्होंने, अगर आप सिनेरियो प्लानिंग के साथ ही है तो आपका फॉरसाइट है। और फॉरसाइटेड होती ही क्या है कि आपने आज यहाँ बैठ के फ्यूचर को देखना है कि व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन इन फ्यूचर। वो फॉरसाइटेड है। देखो एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो हम कहते हैं ना कि जी प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी भी आप फ्यूचर के बारे में आप कहते हैं जी इसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो आप फ्यूचर को नहीं कह रहे, अगेन पास्ट की बेसिस के ऊपर ही आप कहते हैं जी मैंने कॉइन को टॉसअप किया और जब मैंने 3 दफ़ा 4 दफ़ा या इतनी टाइम मैंने किया तो नॉर्मली हेड इतनी दफ़ा आया और टेल इतनी दफ़ा आई और 70-30 अगर इस तरह बना तो अब आप कह रहे हो कि चूंकि ये 70-30 अब ये इस तरह आ रहा है तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन फ्यूचर ये रेशो ऐसे रहेगी। ये प्रोबेबिलिटी है आपकी। ठीक है ना जी। तो हम जब फॉरसाइटेडनेस यूज करते हैं और वो आपकी उसमें जो थिंकिंग है, एक रैशनल थिंकिंग और एक इंट्यूटिव थिंकिंग में, तो आपका वो जो एबिलिटी टू सी इन फ्यूचर, वो आपका कॉग्निशन जितना स्ट्रांग होगा तो आप उस बेसिस को भी, लेकिन ये दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन होता है माय डियर, कि आप व्हेन एवर यू आर बेसिकली गोइंग टू लाइक टू एस्टिमेट समथिंग वन एल्स लाइफ। लेकिन वो ये है कि यहाँ उन्होंने जब फिक्रा यूज किया, उन्होंने ये कहा जी कि ये जो सिनेरियो प्लानिंग है ये हम ऑप्शंस इसमें डिराइव कर रहे हैं और इसमें हम ये नहीं बताने जा रहे कि ये हमारी प्रोडक्शन इतनी है, उसको एस्टिमेट नहीं कर रहे आप चॉइसेस को देख रहे हैं कि ये चॉइस अगर हो जाए, ये चॉइस अगर हो जाए, अगर ये चॉइसेस हो जाए, और फिर उनमें से हम उन चॉइस को सिलेक्ट करके फिर आगे हम उसको क्या करोगे, एस्टिमेट, और हम उसकी फोरकास्टिंग और वो निकालेंगे हम। क्लियर? गॉट इट सर, थैंक यू। अच्छा जी, कमिंग टू दिस स्लाइड माय डियर, अभी हम वाई सिनेरियो ही की बात कर रहे हैं। आप देखिए सिनेरियो में लाइकवाइज, अच्छा अब यहाँ पे ये ना कंफ्यूजन, ये उन्होंने जनरल टर्म्स के अंदर बात की थी कि जी हम इसमें प्रेडिक्ट वो नहीं करते हम, मतलब है कि जी वो लेकिन इट मीन दैट्स यू आर गोइंग टू सी कि जी सिनेरियो मे बी हैपन। तो लिहाजा आप देखिए जरा गौर से, ये फोरकास्टिंग है, सिनेरियो प्लानिंग है, होपिंग है। अच्छा आप देखें अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये यहाँ पे डिस्टेंस द फ्यूचर का मतलब है कि फ्यूचर कितना बड़ा है, टाइम को शो कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू डेवलप अ सिनेरियो प्लान या फॉर फोरकास्टिंग फॉर 1 year, और इफ योर सिनेरियो प्लानिंग इज फॉर द 2 year, इफ योर सिनेरियो प्लानिंग इज फॉर द 5 year, तो माय डियर क्या होगा, जितना टाइम बढ़ेगा अनसर्टेनिटी ने उतना ही बढ़ना है। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर होगी बात? सर जी जी। फोरकास्टिंग और सिनेरियो में फिर डिफरेंस क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंस आप क्लियर करते हैं। देखो
असल में फोरकास्ट तो वही है ना कि जी आप वक्त से पहले आप ये चीज इस तरीके से होगी। सिनेरियो प्लानिंग में आप डिफरेंट ऑप्शंस, क्योंकि जब आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं ना कि जी ये चीज हमारी सेल्स बढ़ के 100 से बढ़ के इतनी हो जाएगी, ठीक है, ये फोरकास्टिंग है। सिनेरियो प्लानिंग में आप उस के बढ़ने के मुख्तलिफ ऑप्शन में कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपने सिनेरियोज डेवलप किए हैं इस हवाले के साथ। अच्छा, अब मेरा जाती ख्याल है कि अभी यहाँ पे आप इस बहस में ना जाएं, अभी सिर्फ इतना देखें कि टाइम जितना ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ये देखें अनसर्टेनिटी बढ़ रही है ना जी। ये इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों ने सिनेरियो बनाना है 1 साल का और आपने 5 साल का, तो वेयर इज मोर अनसर्टेनिटी? 5 साल में। दैट इज व्हाट, उसकी वजह है कि द लाइकलीहुड ऑफ द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट और वेरिएबिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो दिस इज व्हाट। अच्छा, अब प्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जितना आपका टाइम उसमें ज्यादा है, देखें ये नीचे आने का मतलब क्या है कि प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? कम क्योंकि हो। कम हो रही है। अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, प्रेडिक्टेबिलिटी उतनी ही, क्योंकि उसमें उसकी एक्यूरेसी उतनी ही डैमेज होती है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर अगर आज आप देखो कि हमें पता है, हमने टाइम कैलकुलेशन की हुई है, तो एग्जैक्ट हम बताते हैं कि जी कल 8 अक्टूबर को सन राइज कितने बजे होगा। इवन सिटीज के हवाले से वो वजह क्या है, क्योंकि उसकी सर्टेनिटी का पता है कि सन इज मूविंग एंड दी आई मीन आवर प्लेनेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और इस स्पीड से है, लिहाजा इतने बज के इतने मिनट पे सन राइज हो जाएगा और सन सेटिंग हो जाएगी। अब वजह क्या है, वी नो इट, और दैट्स वाई उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, अगर उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होगी तो नेचुरली प्रेडिक्टेबिलिटी डायमंड। तो ये आपस में दोनों चीजें क्या हैं, ये रिवर्स में सर है। टाइम से कैसे रिलेट है प्रिडिक्टिवली, ये थोड़ा सा बताओ। जी, टाइम से कैसे रिलेट है प्रिडिक्टिबिलिटी? पहली बात यह है कि बेटा जी, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी का ताल्लुक फ्यूचर से है, और फ्यूचर मीन ये हम यहाँ ये इतना पीरियड जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन मोर टाइम इज इन्वॉल्व। If I just ask you, यदि you have to predict something for the 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 10 year और next 20 year, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इस हवाले से टाइम तो हम तो फ्यूचर को देख रहे हैं या कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका रिलेशनशिप हम ये करना चाहते हैं कि जितनी आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, प्रेडिक्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, नीचे की तरफ आती है बस। ठीक है, जितनी सर्टेनिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये चीजें अनसर्टेन का मतलब ज्यादा है, यहाँ अनसर्टेनिटी मीन कम है, इट मीन सर्टेनिटी है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी हाई हो गई। यहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो गई और प्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अजीम ठीक है, एक्सक्यूज मी। राइट। अच्छा जी, ओके, एनी हाउ इस स्लाइड से आप लोगों ने जो डिराइव करना है वो ये है कि अनसर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, हायर द अनसर्टेनिटी लेसर द प्रेडिक्टेबिलिटी, और लेसर द अनसर्टेनिटी हायर द प्रेडिक्टेबिलिटी वुड बी देयर, और दैट इज नेचुरली। अच्छा जी, माय डियर, दिस इज सिनेरियो प्लानिंग प्रोसेस। ये जो स्टेप्स हैं ये फिर मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को ये इसको बॉक्स फॉर्म में बना दूं। तो आइडेंटिफाई द फोकल क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, सेलेक्टिंग ड्राइवर ऑफ चेंज एंड रैंकिंग, बिल्डिंग द सिनेरियो मैट्रिक्स और डेवलपिंग द सिनेरियोज, और फिर प्रेजेंटिंग द सिनेरियोज, और फिर हम उनको कंसिडर करते हैं फॉर द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। तो सेम मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए सिनेरियो प्लानिंग प्रोसेस हैव बीन शोन बॉक्सेस। तो दिस इज व्हाट, वही बातें हैं
कि हम पहले आइडेंटिफाई फोकल क्वेश्चन करेंगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होगी, और ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वुड बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सेलेक्टिंग ड्राइवर ऑफ चेंज, और फिर बिल्डिंग द सिनेरियो मैट्रिक्स और डेवलप द सिनेरियोज, और फिर प्रेजेंटिंग द सिनेरियोज हो जाएगा, ये सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, सिनेरियोज लिखना था, और देन कंसिडरिंग द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। अच्छा आप देखें इसमें सर जी ये सिनेरियो जो हम बनाएंगे ये हमेशा क्वांटिटेटिव ही होगा या क्वालिटेटिव भी बन सकता है? बेटा जी ये है ही, आपने मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स ये क्वालिटेटिव है। ठीक है। क्योंकि आप कहते हैं जी कि पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले टाइम में ये बन सकता है, आप कहते हैं जी ये बन सकता है, आप कहते हैं ये बन सकता है, आप कहते हैं जी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इलेक्शन नहीं करवाएगी, और अगर करवाएगी तो ये चीज होगी, सिनेरियो बन गए। क्लियर? जी सर। अच्छा अब इसी को फर्दर हमने वही चीजें, तो ये हमारी ड्राइविंग फोर्सेस, ये क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज को चेक किया, डेवलप प्लाजिबल सिनेरियोज, और फिर हम उसकी इम्प्लीकेशन। तो मेरा ख्याल है इसी को हमने जरा इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश, फाइनल ये जो चीज़ है ये इम्प्लीकेशन के हवाले के साथ है। ये मैं ज़रा मुख्तलिफ पिक्स इसमें ऐड करने की कोशिश की ताकि हमें इन चीज़ों का वो चीज़ पता चले। आप देखें ये है हमारे पास ओरिएंट, एक्सप्लोर, ठीक है ना जी, और सिंथेसाइज, एक्ट, मॉनिटर, ये उन्हीं चीज़ों को हवाले के साथ ये इस तरीके के साथ हम ओरिएंट मीन इंटरव्यूज एंड फोकल इश्यूज को देखेंगे, फिर एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज व्हाट प्री डिटर्मिन्स एंड क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज को देखते हैं, फिर सिनेरियो फ्रेमवर्क एंड सिनेरियोज उसको हम सिंथेसाइज करते हुए फिर हम इम्प्लीकेशन एंड ऑप्शन, और फिर अर्ली इंडिकेटर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में ये करते हैं। तो ये एक और ज़रा थोड़ा सा एक एंगल है बच्चों, इन लोगों को इन चीज़ों को भी आप लोग ज़रा देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नाउ द मेन, चूंकि आर सिनेरियो प्लानिंग स्टार्टेड फ्रॉम द फोकल क्वेश्चन। A focal question is what? Identify a focal area or issue such as decisions or question that is critical to the future of your unit now. So useful focal often emerges from major challenges of today or from questions such as what one question would you ask a real psychic? मतलब इंसान को जो रियल साइकिक करने वाली कौन सी चीज है? चूज ए होराइजन ईयर as the distance into the future that the scenario will extend at least 10 years, allows suspensions or disbelief so that they won't happen reactions, ठीक है? और will you be in the same job you are in today in 10 years time? So these are sort of, I mean, तो वो क्रिटिकल क्वेश्चन जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं माय डियर, वो है हमारा स्टार्टिंग। अच्छा आप देखिए मेजर ड्राइवर ऑफ चेंज, जो बाकी जो चीज़ें थी, क्योंकि फिर हमने ये वही है हमारा जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को हम ये है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन सोशल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये बेसिकली वही पेस्टल है। मतलब इन फैक्टर्स को आप लोग देखोगे और इसको हम, तो मेजर ड्राइवर ऑफ चेंज में ग्लोबलाइजेशन, cheap travel, instant transfer of information, communication, transnational commerce, students diversity. So economics में massification of education in OECD, percentage of population in post compulsory education rising funding cost, government technology में internet, online instruction, क्योंकि हमें इनमें से जो चीजें ज्यादा अहम इम्पैक्ट करेंगी और वो उन चीज़ों उसे हमें अपनी उस सिनेरियो प्लानिंग के अंदर उनको शामिल करना होगा ताकि वो एक रियल पिक्चर को शो कर सके। सो द नॉलेज प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज चेंजिंग फ्रॉम डुअलिस्ट ऑब्जेक्टिविज्म टू पार्टिसिपेटरी वर्ल्ड व्यूज। सो सोशल ट्रेंड्स हमारे राइजिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन, ये क्या होगा? एजिंग पॉपुलेशन से मतलब क्या है? सर एजिंग से मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब यंगेस्ट पीपल कितने हैं, ओल्डेस्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, उसकी रेशो क्या है? हाँ जी,
एजिंग पॉपुलेशन, बल्कि ये भी एक होता है कि अगर आपकी यूथ से लोग ज्यादा अब ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं और उनकी परसेंटेज बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है इसके लिए आप लोगों ने शायद डेमोग्राफिक के अंदर मार्केटिंग का अगर कोई कोर्स पढ़ा हो, तो उसमें वो जनरेशन बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, ठीक है ना जी, और जनरेशन जी, अल्फा वगैरह आती हैं। तो एनी हाउ मीन व्हाट आर द डिफरेंट एज ब्रैकेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सो उसको जानना, मूवमेंट टुवर्ड्स कंज्यूमर ड्रिवन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, increasing life expectancy and quality of life, supported by a move towards a more holistic approach to health. ये सर जी सर जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब ये हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर पहले पेस्टल पढ़ा, फिर इंटरनल पढ़ा, एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ा, स्टेक होल्डर एनालिसिस पढ़ा। अभी आप पेस्टल के बारे में हम दोबारा पढ़ रहे हैं इस सिनेरियो बिल्डिंग के अंदर। तो वजह ये है, ये उसकी वजह सुनिए, वजह ये है माय डियर कि जब आप सिनेरियो प्लानिंग करेंगे तो सिनेरियोज में वो जो ड्राइवर चेंज, जिन जो फैक्टर्स आपको चेंज लाते हैं, और वो फैक्टर्स कौन से होंगे, पेस्टल आपका ही है। मतलब इन्वायरमेंट है ना जी। दैट्स वाई अब आपको उस एंगल पे करना पड़ेगा ना माइंड। मेरा ख्याल जी आप थोड़ा सा वो ले लेते हो कि शायद जैसे ये रेपिटेशन होती है। नहीं, रेपिटेशन के हवाले से नहीं मैं बात कर रहा। मैंने क्वेश्चन, अब असल में अगला क्वेश्चन ये था कि सिनेरियो प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस या एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे, मतलब कि किस स्टेज पे आता है, जब आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के टाइम पे, प्लानिंग के टाइम पे है सिनेरियो प्लानिंग, या ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी है, या आगे इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो हम कहते हैं कि ये पास्ट रिजल्ट्स ये थे, अब हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए आइंदा क्या हो सकते हैं जो फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करेंगे, इस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा आप सुनिए, इनफैक्ट देखो बात ये है कि जब सिनेरियो प्लानिंग, तो सिनेरियो में तो आपके डिफरेंट सिनेरियो बनेंगे, उसमें इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि ड्राइवर चेंज, ड्राइवर वो फोर्सेस, ये जरा ये स्पीकर बंद करें किसी का। अच्छा, वो फोर्सेस जो का इम्पैक्ट ज्यादा है, क्या अभी भी स्पीकर है दीजिएगा प्लीज, ऑन बंद कर लीजिएगा प्लीज। सर डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब कैसी है? हेलो सर क्लियर है। अच्छा अब देखिए देखिए अजीम, ऐसा है कि अगर वो जो पेस्टल है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आएगा ना, पॉलिटिकल का इम्पैक्ट उसमें अगर वो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, और नेचुरली अब वो ड्राइवर चेंज है, उसकी वजह से चेंज आनी है, और दैट्स वाई उसको हमें एनालाइज करना होगा। इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस फैक्टर जिसकी वजह से वो चेंज आ रही है, तो माय डियर कैन यू इग्नोर इट? तो अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो वो तो सिनेरियो प्लानिंग प्रॉपर होगी नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको पेस्टल को स्टडी करना पड़ रहा है, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल में, फिर इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, ये सारी चीजें उस सेंस में आ रही हैं। क्लियर? ओके सर। अच्छा जी, इसी तरह इंक्रीजिंग सोशियो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन क्या है? कोई एग्जांपल देंगे इसकी? जी जी प्लीज, एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल, इसको शेयर करें। कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन, कोई एग्जांपल दीजिए। सर जिस तरह एक एग्जांपल आता है टिकटॉक, हर बंदा जो है उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, उस लिहाज से मतलब ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हम उधर की वीडियोस देख रहे हैं, उनका कल्चर क्या है वो हमारा देख रहे हैं, हम उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें इमिटेट कर रहे हैं, हम उनको इमिटेट कर रहे हैं। जी
Rimsha from Islamabad. Beta, would you like to share something? सर इसी तरह की बात है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं कल्चर की, जैसे कि पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न ड्रेसेस की चेंजेस हो गई, या इस तरह के जो सोशल ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं इस तरह। अभी उसने बेस्ट एग्जांपल हम देख लें, ऐसा ऐसा जो है ना, वो हम फास्ट फूड, हमारी सोसाइटी आदी होती जा रही है, तो ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि जहां हम पहले सिर्फ देसी ही खाने के, अब चाइनीज लोग ऑप्ट करते हैं, इटालियन ऑप्ट करते हैं, मैकडोनल्ड की तरफ जाना, तो ये चेंज आई है ना, और ये चेंज क्या सोशल ट्रेंड्स के अंदर फॉल करेगी। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन, चूंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन है और एक शिफ्ट है। जिस तरह चलो अजीम ने भी जो टिकटॉक की बात की, और नेचुरली आई थिंक इसी तरह टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, अब क्लासेस का स्टाइल, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्रीलेस और वर्चुअल, तो ये सब चीज़ें एक सोसाइटी के बिलीव्स और उन डिसबिलीव्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं ये है। तो सेम शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक पार्ट टू द कंज्यूमर, growth of population in the urban areas, particularly the concentration of knowledge workers around the city centers. So I think these are the points. इसी तरह ये my dear technological trends है, मेरा ख्याल आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है जी। तो इनफैक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स आ गए, इनमें हमारे डिक्लाइनिंग ट्रेड बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कमोडिटीज, ग्रोथ ऑफ जॉब्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज इन ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर, चेंज इन locus of wealth creation from industry to the information tech। अब देखो ना, हम हमारी अब ग्रोथ जो लोकस है, लोकस ऑफ वेल्थ है, वो चेंज हो रहा है। मतलब है कि इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन के जो बिजनेसेस हैं, डेटाबेस बिजनेसेस हैं, उधर बड़ी फोकस अब जा रहा है और ये चीज़ हो रही है। और इवन जो एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस टुवर्ड्स अ सिंगल करेंसी, तो आने वाले टाइम के अंदर अगले 20, 30, 40, 50, एक सदी के बाद मुमकिन है पूरी दुनिया में एक करेंसी दैट वुड बी प्रिवेलिंग। सो दीज आर द इम्पैक्ट। अच्छा, अब देखिए, हमने इनफैक्ट यहाँ पे फिर इन चीज़ों को हमने वो देखना है कि जी ये इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी में, यहाँ हमने इम्पैक्ट डाला और दूसरा अनसर्टेनिटी को हमने रखा। अब ये वो हमारे सिनेरियो प्लानिंग, अजीम ज़रा गौर से देखिएगा, ये हम वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपने उन सिनेरियोज के में जी, कि ये क्रिटिकल प्लानिंग इश्यूज, इंपॉर्टेंट सिनेरियो ड्राइवर, क्रिटिकल सिनेरियो ड्राइवर, इंपॉर्टेंट सिनेरियो, इंपॉर्टेंट प्लानिंग इश्यूज, और इनको हमने यहाँ डाल के फिर हम इसको देखेंगे और नेचुरली फिर चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है। ये बेसिकली वो पॉलिटिकल के हवाले के साथ है। और अब आई बारी कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी, चूंकि हम देखना चाहते हैं। ऐसे बाय द वे, इन अनसर्टेनिटी को डिफाइन करेंगे आप लोग, क्या चीज़ होती है? सर बेयकीनी किसी चीज़ पे कि हमें नहीं पता कि अनसर्टन है ये चीज़ के फ्यूचर में ये किस तरह हो जाएगी। नॉट श्योर द आउटकम ऑफ एन इवेंट। हाँ जी, दूसरे लफ्जों में द वेरिएबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन एनी फैक्टर, और वी डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, बट इट इज टेंड टू बी वेरिएबल वन। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ वेरिएबल नहीं है और वो कांस्टेंट है, वो तो फिर सर्टेन है कि जी उसमें कुछ चेंज नहीं आनी। तो वेरिएबिलिटी है कि जी किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, वेरिएशन है, मौसम चेंज हो गया, नहीं होगा, मतलब ये वेरिएशंस हैं। तो किसी भी चीज़ के अंदर जो वेरिएबिलिटी का होना और वो अननोन हो, प्लीज, अननोन वेरिएबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, उसको हम अनसर्टेन। अब फिर पता, हम चूंकि जो चीज़ अनसर्टेनिटी होती है, लास्ट टाइम भी अगर हमने शायद कोई बात की हो, उसमें रिस्क तो होगा, लेकिन वो रिस्क जब तक हम उसे नोन मैयर नहीं कर लेंगे, रिस्क कभी मैयर नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा वेरिएबिलिटी, और लास्ट टाइम भी हमने एक मॉडल आप लोगों को वो करवाया था कि असेसिंग द एनवायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी, उसमें देखा दो चीजें, डायनामिज्म एंड कम्प्लेक्सिटी। एग्जैक्टली। अब डायनामिज्म का ताल्लुक रेट ऑफ चेंज के साथ है। इसका मतलब जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ज्यादा होगी, रेट ऑफ चेंज ज्यादा, वो अनसर्टन ज्यादा है, और जहां रेट ऑफ चेंज ज्यादा है वो इन्वायरमेंट डायनामिक है, जहां रेट ऑफ चेंज कम है वो स्टेबल है।
इसी तरह कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट कंपोनेंट एंड एलिमेंट, हाउ मच इज इन्वॉल्व। जितने एलिमेंट किसी फैक्टर में, किसी सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में बढ़ते जाएंगे माय डियर, वो चीज़ कम्प्लेक्स होती जाती है, और कम्प्लेक्स या फिर वो सिंपल होती है। तो सेम इन द केस, uncertainty may be low, may be high, may be medium, या I mean like mode, mean where in मीडियम के, तो ये हो सकती है। और नेचुरली मॉडरेट। बाहर हाई, लो, मॉडरेट वगैरह का जो है ना ताल्लुक, उसको फिर हम देखेंगे, मैयर करेंगे, और वो रेट ऑफ चेंज के हवाले से, जहाँ रेट ऑफ चेंज हाई होगा वो हाई अनसर्टेनिटी है, जहाँ कम है मॉडरेट है, लो है। तो दिस इज व्हाट, अब ये फाइनली हम ये बात माय डियर करने जा रहे हैं, और इसी को फिर आगे चल के हमने ये आपके वो जो चीज़ें हैं उसमें फोरसाइटेड में भी आनी है। देखिए बात क्या है कि इनपुट, ये हमारी दरमियान में फोरसाइट आई, ये हमारा आगे टॉपिक भी आना है, ये आउटपुट है, और फिर ये स्ट्रैटेजी है। अच्छा अब देखिए, हमने इस इनपुट को इस्तेमाल करते हुए और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में फोरसाइट को इस्तेमाल, फिर आउटपुट, और ये आउटपुट हमारी अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी की इवैल्यूएशन के लिए या उसको बनाने में मदद देती है। अच्छा अब देखिए, हमारी इनपुट यहाँ क्या है, सिनेरियो प्लानिंग में थिंग्स हैपनिंग जो डाटा होगा, फिर हम क्या करते हैं कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, व्हाट सीम्स टू बी हैपनिंग एंड व्हाट इज रियली हैपनिंग, ये हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हुए, फिर इसकी आउटपुट हमारी क्या है कि व्हाट माइट वी नीड टू डू। प्लीज प्लीज रिमेंबर कि ये तो एनालिसिस और ये इनपुट, और अब हम कहते हैं कि हमें व्हाट माइट वी नीड टू डू, हमें आगे क्या करना होगा, और फिर हम उसकी बेसिस के ऊपर व्हाट विल वी डू और हाउ विल वी डू इट, मीन तो स्ट्रैटेजी में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। माय डियर, ये आपका सिनेरियो प्लानिंग की आउटपुट है, ये उसका प्रोसेस है, और ये उसकी इनपुट है। इसका मतलब यह है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए दरमियान में क्या चीज़ आ रही है, फोरसाइट, ठीक है। और दिस इज व्हाट, कि इसको हमने आगे चल के डिस्कशन भी करनी है। अब लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जो आपके हैं, देखें कि कोर ह्यूमन इंटेलिजेंसेस, माइंडसेट्स, वर्ल्ड व्यूज, मेटाफोर्स, मिथ्स, अंडरलाइंग ड्राइवर्स, रेकरिंग थीम्स, और न्यू आइटम्स। अच्छा यहाँ पे देखें इवेंट्स, इनमें पैटर्न, ट्रेंड, सिस्टम स्ट्रक्चर, मेंटल मॉडल्स, और थिंकिंग सिस्टम, ये हम इस तरीके के साथ यहाँ से हम नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये हम इन तरीकों से, अब देखो हम जब सिनेरियो प्लानिंग करेंगे तो पैटर्न, ट्रेंड, सिस्टम स्ट्रक्चर, मेंटल मॉडल्स, थिंकिंग सिस्टम वगैरह हम यूज़ करते हुए उन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, ये वही है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमारे पास अंडरलाइंग ड्राइवर्स के हवाले के साथ अब ये उन्होंने बात करने की कोशिश की कि जब यहाँ से ये कलर उन्होंने यही वही है, तो मेंटल मॉडल्स, तो जब अंडरलाइंग ड्राइवर्स को हम एनालिसिस और वो कर रहे होते हैं, तो यहाँ से ये हमारा लाइकवाइज मेंटल मॉडल, थिंकिंग सिस्टम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। और यहाँ से फिर हमने, चूँकि मैट्रिक्स डिज़ाइन होता है, देखते हैं हम, और उसमें क्या है कि जो हमने अभी शो करवाया था, हाई इम्पैक्ट, लो अनसर्टेनिटी, वो जो अभी हमने इम्पैक्ट और अनसर्टेनिटी को, प्री डिटर्मिन्ड एलिमेंट्स और ट्रेंड्स should be present in every scenario, और high impact, high uncertainty और critical uncertainty होती है, choose the two most uncertain of these to create scenario matrix, और and the blue drivers include in your scenario if you like, or if it makes sense to particularly if you think that they will be significant in the future. But anyhow I think हमें मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स होता ही क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स में, जो कि आप एक तरफ आप इम्पैक्ट डालोगे और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी डालते हुए देन अ सर्टेन सिचुएशन वुड बी डेवलप। और फिर उनमें से जिस तरह अभी हमने बिल्डिंग द सिनेरियो मैट्रिक्स में क्रिटिकल अनसर्टेनिटी और क्रिटिकल लाइक यहाँ पे अनसर्टेनिटी, और इसकी बेसिस के ऊपर ये देखिएगा कि वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड 2, वर्ल्ड 3, वर्ल्ड 4, असल में आप क्या देखना चाह रहे हैं, वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि दुनिया, मीन सिनेरियो, ये सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4, और फिर हम इनको इवेल्युएट करके we are supposed to see this one. So in a scenario workshop, small groups would flesh out each word. The requirements for this step are to suspend disbelief,
trust your intuition, look for a plausibility, surprises, and novel element. Scenario must be internally consistent and plausible. They have to make sense to the people creating them and to the people in the organization who will read them. ठीक है जी। और फ्रॉम सिनेरियो टू स्ट्रेटजी की तरफ हम आ जाएंगे, जैसे अभी हमने वो भी शो की है। और ये आप देखिएगा ज़रा जी, फोरकास्ट प्लानिंग वर्सेस सिनेरियो प्लानिंग में। माय डियर, ये ज़रा एक डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा सा देखिए। फोरकास्ट प्लानिंग में प्लानिंग फॉर वन फ्यूचर आप कर रहे हैं, ये फोरकास्ट प्लानिंग होगी, ठीक है। सिनेरियो प्लानिंग में ये देखिए, ये देखें दिस दिस दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप टूडेज नोन, लेकिन आप देख रहे हैं एक ऑप्शन को देख रहे हैं, यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन सिनेरियो के अंदर आप कहते हैं कि दिस मे बी लाइक दैट, दिस मे बी लाइक दैट एंड दिस मे बी लाइक दैट। तो टूडेज नोन्स एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ आप टूडेज नोन्स का मतलब है कि जैसे आपने रेशो एनालिसिस कर लिया, अब उसकी बेस के ऊपर आप कहना चाहते हैं कि रेशो एनालिसिस पे प्लस या नेगेटिव 10 को आप इवेल्युएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसके होने के आप कहते थी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग फॉर मल्टीपल फ्यूचर, यहाँ क्या है प्लानिंग फॉर वन फ्यूचर। नाउ माय डियर, दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। फोरकास्ट प्लानिंग के अंदर आप एक फ्यूचर को एस्टिमेट करते हो और यहाँ पे आप मल्टीपल फ्यूचर के बारे में नरेटिव ऑप्शंस को डेवलप करते हो। आई होप सो कि दिस कंट्रास्टिंग डिफरेंस वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड बिटवीन फोरकास्ट प्लानिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। अच्छा जी, माय डियर, एक और ज़रा इस पिक को देख लें, करेक्टरिस्टिक ऑफ सिनेरियो प्लानिंग में। माय डियर, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का है। कॉन्टेक्सचुअल इन्वायरमेंट मीन उस, तो इसमें ये आउटसाइड इन अप्रोच का मतलब है कि आउटसाइड इन या इन से आउटसाइड। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑपरेशन को देखेंगे, एसेट्स बेस हैं, कॉस्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ब्रांडिंग है। और इंडस्ट्रियल के अंदर हम इंडस्ट्री डायनामिक्स, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर नीड्स, कंपेटिटर मूव्स, अदर स्टेक होल्डर्स डेवलपमेंट। और इसमें जो हम देखेंगे कंटेक्चुअल में सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इकोनॉमिक शिफ्ट्स, इन्वायरमेंटल ड्रिफ्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वगैरह के हवाले के साथ। अच्छा, अब देखिएगा ये एक करैक्टरिस्टिक सिनेरियो प्लानिंग में माय डियर, ये देखिए पैटर्न है, ये मुख्य पैटर्न। अब इनसे हमने ये देखें कि हमने कहा कि यहाँ 3 कलर यूज हुए हैं, ये एक पैटर्न निकाला ना, ऑब्जर्व ट्रेंड एंड इवेंट से हमने सिनेरियो एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। अब ये ट्रेंड आपके पास थे, उनकी बेसिस के ऊपर आपने कहा जी कि हियर आर द 3 सिनेरियो में डेवलप विच इज रिलेटेड टू रेडिश, रिलेटेड टू ग्रीनिश, रिलेटेड टू ब्लूज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको बेस बना के हम कह रहे हैं कि जी आने वाले टाइम में ये चीज अब इसको हम देखना चाहते हैं कि ये हो सकता है। अब इसमें ड्राइवर चेंज यहाँ क्या है, आ सकते हैं, यहाँ क्या आ सकते हैं, यहाँ क्या आ सकते हैं। और इस तरीके से हम फिर सिनेरियोज डेवलप करते हुए हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीकेशन की तरफ जाते हैं। और रोल ऑफ सिनेरियो प्लानिंग में माय डियर, रोल 3 ये स्ट्रैटेजी जो कि अल्टीमेट बनानी है, विजन, एस्पिरेशन, सिनेरियोज और कॉम्पिटेंसेस। ये हम पहले कॉम्पिटेंसेस आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से हैं, विजन और एस्पिरेशन आप जो कंपनी मिशन लेके आती है। सिनेरियो क्या है कि हाउ द बिजनेसेस इन्वायरमेंट मे इवॉल्व वेयर वी चूज टू प्ले। माय डियर, हमने किस जगह खेलना है और उसको खेलने के लिए जो क्या चीज मीन एरिया सिलेक्शन और हाउ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व। अच्छा, आप देखिए ऐसा है, आपके पास विजन, मिशन है, कॉम्पिटेंसेस हैं। तो माय डियर, ये आपका बेसिकली क्या है अजीम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये टेक्निकली आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस नहीं है, तो सिनेरियो बेस्ड है बेसिकली। लेकिन ये है कि आपने इसको स्टोरी बेस्ड, नरेटिव बेस्ड आपने इवेल्युएट किया है। और दैट्स वाई हमने कहा जी कि इसका बेसिक मकसद क्या है कि हमने वो नरेटिव बेस्ड, स्टोरीज बेस्ड इवेल्युएट करके हमने ऑप्शंस देखनी है कि व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ आई मीन लाइक फ्यूचर सिनेरियोस। क्लियर है जी?
अच्छा माय डियर, ये अब हम मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूचर में। मीन सॉरी, ये हमारा अगला टॉपिक फॉरसाइट में हम आ रहे हैं, लेकिन काइंडली अभी से ये आप देख लीजिएगा ज़रा, फ्यूचर को हम ये 4 टाइप्स में लेके जाएंगे प्लीज। फोर साइड से पहले मेरा क्वेश्चन है, फोर साइड पे जाने से हाँ जी, हाँ जी, जी जी। इस सिनेरियो में आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस की तो बात की है, लेकिन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है। क्या सिनेरियो में हम इंटरनल फैक्टर्स का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं कि ये भी तो, वो भी तो ड्राइवर्स होते हैं जो चेंज ला सकते हैं? असल में माय डियर, चेंज टेक्निकली अजीम आपकी बाहर की फोर्सेस होती हैं, ठीक है, और आप उस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी या थ्रेट की वजह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हो, ठीक है। लिहाजा इसकी मैं लॉजिक में एक बात ये कहूँगा कि जो इंटरनल होता है ना, वो तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल है, लिहाजा उसको हम सिनेरियो प्लानिंग के लिए यूज़ करेंगे। देखो ना, आप कहते हैं पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान में क्या हो जाएंगी अगले 10 सालों में, क्या हम मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, कितना जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से। तो माय डियर, हमारा प्लांट एंड मशीनरी कंपनी के इस वक्त पास है, उस पर तो नहीं है। असल में हमारी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा उसका सिनेरियो हम डेवलप कर सकते हैं। लिहाजा दिस इज मोर कंसर्न विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। राइट सर। थैंक यू। अच्छा जी, आपने फ्यूचर को प्लीज अभी से जरा जहन में रख लें। ये 4 चीजों को जरा हमने, फ्यूचर में बी पॉसिबल, प्लॉजिबल, प्रोबेबल, प्रेफरेबल। दोबारा सुन लें, फ्यूचर, पॉसिबल, प्लॉजिबल, प्रोबेबल एंड प्रेफरेबल। तो अब हम आ रहे हैं जी फॉरसाइट की तरफ। एक्चुअली foresight, all our knowledge is about the past, but all our decisions are about the future। ये फिक्रा आप लोग जरा जहन में रख लें कि वी नॉलेज जो हमारा होता है वो पास्ट का है और डिसीजन हम फ्यूचर का करते हैं। उसकी सर सर जी जी सॉरी आपको इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने ये जब फोर साइड पढ़ाना है ना, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभी मैंने इसके वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन फोरकास्टिंग और फोर साइड में थोड़ा आपने डिफरेंस भी क्लियर करना। देखो देखो, असल में फॉरसाइट क्या है कि आप ये देखने जा रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है। और फ्यूचर, जैसे मैं अगर आपको कहूं यदि इस एजुकेशन का मुझे स्कोप बताइए क्या है, तो आपने स्कोप बताया, एक और बंदे ने स्कोप बताया, तो आपकी फॉरसाइट देखने का नुक्ता नजर बड़ा था तो आपने उसको बड़े पर्सपेक्टिव में बताया। ये अजीम की क्या होगी, फोरसाइटेड है। दूसरा बंदा जो है वो इसको किसी और एंगल से, चूंकि उसका स्कोप, उसकी परसेप्शन नैरो है और वो फोरसाइट में उसका स्कोप को बड़ा नहीं देख रहा। तो अब ए और बी की फॉरसाइट में फर्क हुआ ना मिस्टर अजीम। यस यस सर। बस दिस इज व्हाट। अच्छा, आप देखियो, बात यह है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो तो आपकी फॉरसाइट बड़ी हो सकती है, ब्रॉडर हो सकती हो। और एक बंदा जो है वो पेसिमिस्टिक है, वो कहता जी चीजें ऐसे नहीं, नैरो पर्सपेक्टिव में जाके देखता है, तो उसकी फॉरसाइट क्या है, नैरो हो सकती है। तो असल में आपने जो डिसीजन लेना है, वो आप डिसीजन लेने से पहले आप पहले चीजों को देखते हो कि वो चीजें क्या है। वो आपके देखने का जो अंदाज है माय डियर, वो जितना ब्रॉडर होगा वो फॉरसाइटेड में उसमें चीज ज्यादा होगी। देखो, लीडर इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ही थिंक्स, हाउ ही परसीव द वर्ल्ड इन फ्यूचर। वो कैसे देखता है, ये उसकी फॉरसाइटेडनेस है कि आज उसने कहा कि ये चीज ऐसे हो जाएगी और वो ऐसे हो गई, और हम कहते यार उस बंदे ने फॉरसाइट पहले ही कर लिया था। तो किसी चीज को वक्त से पहले जजमेंट कर लेना, देख लेना, ये माय डियर क्या होगी,
सर वी कैन से कि फॉरसाइट में जो है वो प्रिडिक्शन इन्वॉल्व नहीं होती और फॉरकास्ट में होती है। हाँ, वो तो है। फॉर साइट मीन के हाउ यू सी द वर्ल्ड बेसिकली, और मतलब हाउ रीजनेबलनेस, प्लॉजिबल लाइक फीचर्स के थ्रू ना। तो वो फॉरसाइट फॉरकास्ट में तो आप खाली देखते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हो ना फ्यूचर को वो तो बाय फोरकास्टिंग में तो मेकिंग अजम्पशंस। अजम्पशन की बेसिस के ऊपर। लेकिन फोरकास्ट में क्या है कि हमने यही है कि हाउ यू सी, और उस चीज को पहले कितना सेंस कर सकते हो, ये फोर साइटेड है। यस सर। अच्छा, आप देखिए, तो पहला सवाल यह है कि हमारा जो नॉलेज होता है वो पास्ट का है, लेकिन हम डिसीजन फ्यूचर का करते हैं। मसलन इस वक्त आप लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ब्रेक एनालिसिस जानते हो कि ये क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज अबाउट। अब उसकी बेसिस के ऊपर आगे जाके आपने किसी सिचुएशन को वो देखना है कि वो सिचुएशन क्या होगी। तो वहाँ इसका मतलब जब हम फोरसाइट करते हैं, वो जो डिसीजन लेने होते हैं, तो डिसीजन हमेशा पास का डिसीजन नहीं लिया जाता। मैं आपने इवन अगले घंटे में एक फैसला करना है, तो फैसला आप नॉलेज पास्ट का है, लेकिन डिसीजन आप फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं। मैंने कल के बारे में डिसाइड करना है कि थर्सडे को मैंने ये करना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक अ डिसीजन। लेकिन ये डिसीजन दैट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, और नॉलेज इज रिलेटेड टू पास्ट, जो आपने अक्वायर किया है और कुछ। अच्छा, वी क्रिएट आवर फ्यूचर बाय व्हाट वी डू और डोंट डू इट टुडे। देखा आप क्या करते हैं कि हम फ्यूचर क्रिएट करते हैं कि हम व्हाट वी डू और डोंट डू टुडे। इट मेक्स सेंस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज बेस्ट वी कैन व्हाट द फ्यूचर माइट लाइक बिफोर वी एक्ट। So foresight is not a prediction, it is about getting an idea about what plausible future might look like. Please, इसको अंडरलाइन अगर आप लोग कर लेंगे तो ये क्या है कि इट इज अबाउट गेटिंग एन आइडिया अबाउट व्हाट प्लॉजिबल फ्यूचर माइट लुक लाइक। कि मतलब है कि जी फ्यूचर में लेट्स से अगर हम आज ही ये बात कहना चाहें कि एसीएम में कि एक्सेप्टेबिलिटी अगले 5 सालों में, 10 सालों में कैसी होगी, बढ़ेगी, कम होगी, तो इसका मतलब है कि आप जिस तरीके से इसको देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट डाटा, और जैसे आप उसको लुक कर रहे हो, देख रहे हो, ये आपकी फॉरसाइट होगी। अब अगर वो पॉजिटिव है और रियलिस्टिक है तो दिस इज गुड थिंग, अगर वो नेगेटिव है तो लाइकवाइज उसमें वो चीज़। So we are good at learning from the past. We need to learn from the future as well. We need to develop a history of the future as we do a history of the past. तो मतलब हम हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर का मतलब है कि अपनी इसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर में क्या होने जाएगा या क्या होता है। अच्छा, आप देखिए, ये जरा पिक को जरा गौर से देखिएगा। वाई थिंक अबाउट द फ्यूचर, ऑल आर नॉलेज इज अबाउट द पास्ट बट ऑल आर डिसीजंस आर अबाउट द फ्यूचर। ये देखिएगा, यहाँ पे हम व्हाट वी डू वी डोंट नो, वी डोंट नो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या है कि व्हाट वी नो वी डोंट नो, और व्हाट वी नो, ठीक है ना जी। तो हम क्या जानते हैं या हम क्या नहीं जानते। तो मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो टू मेक गुड डिसीजन टुडे इज आउटसाइड आवर कम्प्रीहेंशन, वी डोंट इवन नो इफ देयर इज लाइफ। तो बात यह है कि यहाँ पे हम जो फ्यूचर के बारे में जिस तरह हम देखते हैं, सोचते हैं, या तो हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अगर जानते हैं, और फिर हम उसके बारे में प्रेडिक्टेबिलिटी करते हैं। अच्छा, अब जो अभी मैंने बात कही थी टाइप्स ऑफ फ्यूचर में, फ्यूचर हमने कहा था कि 4 किस्म के हैं। आप देखिए, पॉसिबल, प्लॉजिबल, प्रोबेबल, प्रेफरेबल। अब माय डियर, ये वर्डिंग आपकी वो बताएगी। जो पॉसिबल है कि माइट हैपन, फ्यूचर नॉलेज कि वो क्या है, माइट हैपन। प्लॉजिबल में कुड हैपन, प्रोबेबल में लाइकली टू हैपन, और प्रेफरेबल में वांट टू हैपन। अच्छा, ये थोड़ा सा चीज़ों को देखना, जब हम कहते हैं ना कि दिस इज पॉसिबल, अब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब फ्यूचर में वो चीज़ माइट हैपन। जब हम कहते हैं प्लॉजिबल है, तो ये इसका मतलब कुड हैपन। इसका मतलब है कि जो पॉसिबल होता है वो फ्यूचर नॉलेज की नॉलेज है, जो प्लॉजिबल है वो करंट नॉलेज है।
और जो सर प्लॉजिबल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें दोबारा, प्लॉजिबल मुझे क्लियर नहीं हो रहा। देखो देखो इस तरह है कि जब आप, मैं कहता हूं ना कि दिस इज पॉसिबल वन, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में ऐसा, ये फ्यूचर नॉलेज है और ये फ्यूचर में होगा, हो जाएगा। जब मैं प्लाजिबल कहता हूं तो मैं कहता हूं कुड हैपन, इसका मतलब है कि ये करंट नॉलेज है और आने वाले टाइम में हो सकता है, मीन के, लेकिन पॉसिबल की इंटेंसिटी ज्यादा है। प्लाजिबल का मतलब है कि ये है करंट नॉलेज लेकिन ऐसा हो सकता है, होना हो सकता है। प्रोबेबल का मतलब है कि जिस तरह हम एक, जी जी, इसके अंदर भी तो प्रोबेबिलिटी आ गई है ना, प्लॉजिबल भी के कुड बी हैपन, कुड बी पॉसिबल, कुड बी प्रोबेबल टू हैपन, मतलब प्रोबेबिलिटी इसके अंदर भी आ गई है नहीं देखो देखो माय डियर, प्रोबेबल के अंदर। देखिए देखिए बात सुनिएगा। जब मैंने ये कहा ना कि पॉसिबल, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर नॉलेज है। ये जरा आप इसको देखें और यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, और इट मीन के ये होगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। प्लाजिबल में आप कहते हैं कि कुड हैपन, करंट नॉलेज, यहां नॉलेज कौन सा था, फ्यूचर, ठीक है। कुड हैपन इसका मतलब है कि प्रेजेंट ये है, अब आगे हमने जिस, जब आप देखो ना, एक आपने उसका एनालिसिस किया है रेशो का, और वो जो जो डाटा सामने आया, आपने कहा जी कि देखो जी ए बी सी ये ऑप्शन कंपनीज हैं और उनमें इनकी लिक्विडिटी ज्यादा है। अच्छा, अब जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी माय डियर, चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, कर सकती है वो, ये है प्रोबेबल। अच्छा, अब जो, सॉरी प्लाजिबल, प्रोबेबल जो है वो है लाइकली टू। लाइकली हमेशा प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि जैसे ये करंट ट्रेंड्स, मसलन अब ट्रेंड जरा सुने, कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइसिंग का जो ट्रेंड है, वो पिछले 4 सालों में या 5 सालों में या 1 साल का कर लें कि ज्यादातर मार्केट डाउन की तरफ गई और बहुत कम मार्केट ऊपर की तरफ गई, मीन बुलिश रही। और अब हम जाके दिसंबर के एंड तक हम 2020 के ट्रेंड को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हमने करंट ट्रेंड के बारे में जब कहा कि ये ट्रेंड हैं, माय डियर, अब वहां लफ्ज ना तो कुड इस्तेमाल हो सकता है ना माइट इस्तेमाल होगा, वहां पे आप क्या कहेंगे, प्रोबेबल। इट मीन के करंट ट्रेंड्स ये हैं, मीन के majority of the time the prices in the Karachi Stock Exchange remain bearish, and the lesser time the prices have gone up. ये करंट ट्रेंड्स थे। ट्रेंड मीन दैट द पैटर्न ऑफ द पास्ट ये है, और जहां पैटर्न ऑफ द पास्ट आप बताएंगे, वहां आप ना तो लफ्ज पॉसिबल इस्तेमाल करेंगे, ना आप प्लाजिबल का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पे आप प्रोबेबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर जहां आप अपनी वैल्यू जजमेंट देते हैं, वांट टू हैपन, आप कहते हैं ना मैं ये चाहता हूं, इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू जजमेंट है, वहां प्रेफरेबल आप कहेंगे। तो आप जब फ्यूचर के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्यूचर को माय डियर आप एक्सप्लेन करते हो ना, ये अल्फाज बड़े अहम हैं, प्लीज। टाइप्स ऑफ फ्यूचर, इसको जरा जहन में रखिएगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकली, कि आपके फ्यूचर में बी पॉसिबल, मे बी प्लाजिबल, मे बी प्रोबेबल एंड मे बी प्रेफरेबल। पॉसिबल में आप फ्यूचर नॉलेज की बात करेंगे, प्लाजिबल में करंट नॉलेज की, और प्रोबेबल में करंट ट्रेंड्स का जिक्र करते हैं। आप जब कहते हैं ना कि जी ये माजी के ये ट्रेंड से हम 2020 में ऐसा रहा, तो वो आप प्रोबेबल कहेंगे। प्रेफरेबल में आप क्या कहते हैं, वैल्यू जजमेंट की, आपकी जो वांट टू हैपन, कि दिस इज गोइंग, वांट टू बी हैपन, लाइकली टू हैपन, कुड हैपन, माइट हैपन। अजीम, ये क्लियर हुई टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स? हाँ जी, मैं आगे चलूं जी प्लीज? यस सर। आप देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूचर में, ये देखिए, ये वही जो पहले हमने पिक, ये है जी आपका लाइकवाइज
ये लाइक देखें, चूंकि ये इससे आगे बनाने का मतलब पता क्या है कि ये आपका पॉसिबल मीन ये फ्यूचर से, ये प्लाजिबल, प्लाजिबल जो चीज़ होती है कुड, वो ये प्रोबेबल है और ये प्रेफरेबल है, ठीक है। और ये दो चीज़ें अगर बन जाएं तो ये मिलके क्या करती हैं, प्लाजिबल। तो प्लाजिबल चीज कुड उसमें कन्वर्ट होगी जब आप प्रोबेबल आप जानते हैं और आपकी प्रेफरेबल आप ज्यादा हों, तो ये मिलके आप देखो ये क्या बनती है, प्लाजिबल। जब पॉसिबल होता है तो उसमें ये तीनों चीजें शामिल हो जाएंगी, प्रेफरेबल, प्रोबेबल, प्लाजिबल, तो देन ये सब मिलके क्या चीज बनेगी, पॉसिबल वन। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर नॉलेज वो तीन चीजों पे बेस करता है माय डियर, प्रेफरेबल, प्रोबेबल, प्लाजिबल। जरा इस ब्रैकेट को जरा देखें, ये चीज, ये प्रेफरेबल है, प्रोबेबल है, ये मिलके दोनों चीजें मिलके फिर प्लाजिबल बनती हैं, और ये तीनों चीजें मिलके फिर क्या बनती हैं, पॉसिबल वन। और ये हमारे टुडे और ये टाइम को शो कर रहा है। सर ये आगे वाइल्ड कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉरी, वाइल्ड कार्ड एक तो सिनेरियो है ना जो येलो बॉक्सेस में है, और एक उन्होंने टर्म बताई है वाइल्ड कार्ड की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाइल्ड कार्ड बेसिकली यहाँ ये है कि जो चीज़ें ये तो है ना, ये वो है फैक्टर कह लें, फोर्स कह लें, जो एबनॉर्मल है, मतलब जिसका जैसे ये है, ये आउट ऑफ मतलब एबनॉर्मल, जिस तरह डाटा नहीं होता, ये तो रूटीन में चीज़ें हो रही हैं ना जिसको आपने कंसिडर करना है, ये वो फैक्टर है या वो फिगर है जो बिल्कुल एबनॉर्मल है और जो फ्रीक्वेंटली हैपन नहीं होती। भाई एक एक फिगर है, कोई ऐसा हुई है, लिहाजा दिस इज नॉट सपोज टू बी कंसिडर्ड वन। क्योंकि आपने जब भी कोई चीज़ को देखना होता है तो आप वो डाटा देखते हो जो फ्रीक्वेंट डाटा हैपनिंग होता है या नॉर्मल फिगर्स होती हैं। ये नॉर्मल फिगर्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो ऑफ एंड ऑन कभी कभी होती है, लिहाजा दैट्स व्हाई आई थिंक इसको हम अपने डाटा में एनालिसिस में यूज़ नहीं कर सकते। इसको उन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है, वाइल्ड कार्ड। यू गॉट द पॉइंट। जिस तरह एक Yes, मैं अभी sir. एक रिसर्च अगर आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ डाटा जो है वो 70 से 50% मेजोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन एक फिगर ऐसी है जो 95 है। अब बेटा जी वो आप 95 फिगर आपकी यहाँ क्या समझी जाएगी, वाइल्ड कार्ड, क्योंकि एनालिसिस के लिए आपने इनको यूज़ करना है, मीन 70 टू 50। और ये जो फिगर एक उसमें आई है, ठीक है, ये एब नॉर्मल समझी जाती है और इसको हम फिर डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कंसिडर नहीं हो सकता, वो कोई एरर है या वट एवर द केस। तो दिस इज व्हाट पॉइंट के सच आर द सॉर्ट ऑफ फिगर्स विच आर नॉट हैपनिंग, वो कोई एरर है, एक्सट्रीम कोई वैल्यू है जिसको हम फिर इग्नोर करते हैं उस हवाले के साथ। क्लियर है जी? तो Yes, sir. दिस इज व्हाट प्रोबेबल हमारे ट्रेंड्स होंगे और प्लाजिबल डीप ड्राइवर्स हैं। और इसका मतलब है कि जो प्लाजिबल चीज़ होगी जिसमें हम कुड कहते हैं, उसमें तीन चीज़ें हैं, उसमें प्रेफरेबल, प्रोबेबल और ये मिलके फिर हमारे प्लाजिबल, और प्लाजिबल भी अगर उसमें शामिल हो जाए तो वो फिर हमारा फ्यूचर होता है। और इस वजह से दे हैव मेंशन बेसिकली 4 टाइप ऑफ फ्यूचर। तो हम क्या कहेंगे 4 टाइप ऑफ फ्यूचर में, हमारे पास पॉसिबल, ठीक है जी, प्लाजिबल, प्रोबेबल एंड प्रेफरेबल की बात हम करेंगे। तो माय डियर, दिस इज व्हाट इज foresight. So foresight, put simply, is an approach to thinking about the future which lets you free up your thinking beyond the here and now, explore plausible future that is always more than one because the future is not predetermined, and think about implications of the decision making today. Foresight is a way of thinking that enhances our understanding of our current and plausible future strategic operation environment. So, एंड ये foresight क्या है, एन एट्रीब्यूट है, competence है या process that attempt to broaden the boundaries of perception by. My dear अजीम, अभी हमने बात कही थी ना कि foresight हमारे एक उसकी ये भी क्वालिटी है, ये एक एट्रीब्यूट है जिससे हमारी competence या process that attempt to broaden the boundaries of the perception. इसका मतलब है कि जो लोग foresights यूज करते हैं उससे उनकी थिंकिंग
और सोच का अंदाज क्या होता है, ब्रॉडन होता है। आप देखो चीज़ों को, पॉसिबल वे में देखो, प्रोबेबल में देखो, प्लाजिबल में देखो, प्रेफरेबल में। तो आप जब इस एस्पेक्ट्स में जाके देखोगे तो सोच आपकी ब्रॉडर होती है, और ये भी एक उसका एक एट्रीब्यूट है। लिहाजा असेसिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट एक्शंस डिसीजन, detecting and avoiding problem before they occur, or considering the present implication of possible future events, proactive strategy formulation, or envisioning aspect of desired future normative scenario। ठीक है ना जी। नॉर्मेटिव सिनेरियोज क्या होते हैं? एक हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव होता है और एक नॉर्मेटिव। जैसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव साइंस, normative science. Economics is a descriptive as well as normative. रिमशा बेटा बताओगे डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव क्या चीज होती है? सर नॉर्मेटिव जो किसी एक चीज को बेस रख के बात की जाए, किसी स्टैंडर्ड को, या और डिस्क्रिप्टिव में मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स इज ए डिस्क्रिप्टिव और एज वेल एज नॉर्मेटिव। मैं कहता हूँ मार्केटिंग इज ए डिस्क्रिप्टिव, मैं कहता हूँ अकाउंटिंग इज ए डिस्क्रिप्टिव और दैट इज नॉर्मेटिव। देखो डिस्क्रिप्टिव में हम, डिस्क्रिप्टिव में लॉजिकल बेस होता है, कोई थ्योरी बेस होती है, और नॉर्मेटिव में आपकी कस्टम बिलीव्स की बेस पे। नहीं बेटा जी, अजीम, दुनिया में डिस्क्रिप्टिव जब भी कोई चीज होती है तो जो चीज जैसे है आप उसको बता दो, बस वो डिस्क्रिप्टिव है। आप मुझे कहते हो कि सर इकोनॉमिक्स क्या है, या मार्केट फोर्सेस जो प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, तो मैं कहता हूँ जी कि प्राइस इन द मार्केट इज डिटरमिन बाय द म्यूचुअल इंटरैक्टिंग फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो चीज क्या है, व्हाट इट इज। आपने कहा जी सिगरेट टबैको के कंपोनेंट क्या हैं, मैंने वो बता दिए, ये डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन जब मैं आपको एडवाइस करना शुरू कर दूंगा ना कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ठीक है, ये माय डियर ये नॉर्मेटिव होती है। ठीक है, नॉर्मेटिव में आप सजेशन देते हैं और डिस्क्रिप्टिव में आप किसी चीज को, जो चीज जैसे है बस वो बताते हो। आपने, मैंने पूछा अकाउंटिंग क्या है, आपने मुझे बता दिया बस कि अकाउंटिंग इज सर दिस इज दिस एक्सपेंस, इसको कहते हैं। अब जहां आप कहेंगे एक्सपेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेवेन्यू ऐसे होना चाहिए, बिजनेस बढ़ाना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहिए, तो ये तो आप मुझे एडवाइस कर रहे हो, ये नॉर्मेटिव है। तो दुनिया में जब आप बाज़ जगहों पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रहना चाहिए बंदे को, नॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मेटिव में आप सुजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बस ये इसमें डिफरेंस है। बट एनी हाउ आई थिंक फॉरसाइट सर ये जो स्लाइड आप इस वक्त पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर जो मतलब चीजें लिखी हुई हैं, ये हमें थोड़ा सा, ये तो मेरे ध्यान में एक क्वेश्चन ये आ रहा था, क्या फोरसाइट के लिए फिर लेटरल थिंकिंग जो आपने पीछे एक टॉपिक हमें पढ़ाया था वो जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें तो लेटरल थिंकिंग में आपने पढ़ाई थी। देखो जब आपकी है ना फॉरसाइट के लिए, अब इसको आप जो एग्जैक्ट, देखो जो लेटरल थिंकिंग माय डियर होती है ना, वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती है। जो लीनियर थिंकिंग होती है वो रैशनल स्टेप बाय स्टेप होती है। पर इतना है तो फॉरसाइट में आपकी जो लीनियर थिंकिंग भी यूज हो सकती है, नॉन लीनियर भी यूज हो सकती है, कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि लेकिन फॉरसाइट में आप जब यूज करोगे तो लीनियर भी होगा और नॉन लीनियर। लेकिन जो नॉन लीनियर है वो लेटरल है, और लेटरल मीन आपने अभी जंप मारा इधर और जंप मारा उधर। आप कहते हैं सर जापान, आप कहते हैं सर ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें आपस में ये नॉन लीनियर था, कहाँ जापान, कहाँ ग्लोबलाइजेशन, कहाँ क्वालिटी की बात की, कहाँ बेंचमार्किंग की बात की, कहाँ R&D की बात की, कहाँ रिवर्स री इंजीनियरिंग की बात की। ये जंपिंग है, ये इंट्यूटिव है। ठीक है, राइट सर। तो लिहाजा ये है कि फॉरसाइटेडनेस जो डेवलप होती है उसमें दोनों चीज़ें ही
चलेंगे माय डियर। अच्छा जी, ये फाइनली आप देखें, फोरसाइट, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग में थ्री इंटरडिपेंडेंट बट क्वाइट डिफरेंट एलिमेंट्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और इसमें क्या है कि हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, इंट्यूटिव, राइजिंग, क्रिएटिव, इंडक्टिव, डिसरप्टिव, इनकम्प्लीट, एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन जनरेटिंग ऑप्शंस होती हैं। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें करनी पड़ती है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, अब देखें ये वही वाली बातें अजीम जो आ गई। इंट्यूटिव में क्या है कि आप नॉन लीनियर आपका इंट्यूटिव है, वेयर यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट नॉलेज, ठीक है ना जी। और सिंथेसाइज करना, क्रिएटिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव जानते हो क्या होती है चीज? नो आइडिया सर। गुड आइडिया। हाँ जी, उस्मान, वकास वगैरह जो लाहौर से, रेस्ट ऑफ, आज सोनिया इज नॉट इन्वॉल्व इन डिस्कशन, पता नहीं अभी 9 लोग हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी, कुछ बताना चाहेंगे मेरा ख्याल। वकास, वकास प्लीज, व्हाट इज इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव मेथड्स? नो आइडिया सर। रिमशा आप बताओ बेटा। सर ऐसे कोई आइडिया नहीं। तुबा फरीद, आर यू लिसनिंग? अच्छा जी, ऐसा है कि दो अप्रोचेस होती हैं, एक डिडक्टिव है और एक इंडक्टिव होता है। जब आप जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूड करते हो ना, जैसा कि आप अपना प्रायर नॉलेज रखते हो, प्रायर ऑब्जर्वेशन है, यू नो इट समथिंग, और फ्रॉम नोन टू जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ आप जब कोई कंक्लूड करते हो, मतलब जैसे एक बड़ी एक वेल नोन एग्जांपल दी जाती है कि ग्रीन एप्पल इज अ सॉर वन। वो कहते हैं जी सारे ग्रीन एप्पल सॉर होते हैं या सावर होते हैं, और आपने कहा कि ये ग्रीन एप्पल है, तो इससे क्या नतीजा निकाला? तो चूंकि सारे ग्रीन क्या होते हैं, खट्टे, और ये चूंकि ग्रीन है लिहाजा हमने नतीजा निकाला कि ये भी खट्टा है। ये जो हमने कहा कि ये खट्टा है, हालांकि हमने टेस्ट नहीं किया, अपने प्रायर नॉलेज की बेस के ऊपर ये हमने कंक्लूड किया है, तो माय डियर इसको डिडक्टिव कहते हैं। तो डिडक्टिव इज अप्रोच वेयर वी कंक्लूड, वी मेक अ रिजल्ट about some specific product or specific object on the basis of the prior knowledge, prior experience, prior observation. अच्छा, ये आप डिडक्टिव करते हैं। इंडक्टिव के अंदर इसके उलट है, हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हो जाते हैं। मसला अब मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने रिसर्च कंडक्ट की, उसकी पॉपुलेशन, आप पूरी पॉपुलेशन को हम चेक नहीं कर सकते थे, लेट से वो 10 लाख लोग हैं, तो हम क्या करोगे, हम उसका सैंपल बनाते हैं। अब सैंपल क्या है, चंद एक लोग हैं, तो सैंपल इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हमने उसको इन्वेस्टिगेट करके उस 10% की बेसिस के ऊपर हमने बाकियों को भी समझा कि ये भी ऐसा ही है, तो माय डियर ये इंडक्टिव होती है। तो इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव में हम सॉरी डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। इज इट राइट, और यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट प्लीज? यस सर। यस सर। आप रिमशा, आप बेटा कोई मुझे डिडक्टिव की एग्जांपल अपने इर्द गिर्द में मुझे दीजिए, क्या कोई कि जी सर ये नॉलेज डिडक्टिव है। जी सर मैं तो जी जी। मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने से आईज खराब होती है। तो फिर क्या हुआ? तो खराब हो गई। अभी खराब तो नहीं हुई, आपकी खराब हुई हैं। अब आप बेटा जी इसकी एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि आप कहते हो कि सर मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया, मैंने मिनरल वाटर परचेज करनी थी, वहाँ बहुत सारी बॉटल थी और मैंने प्योर लाइफ की बॉटल परचेज की, और आपने इस वजह से परचेज की
चूंकि आप पहले प्योर लाइफ के बारे क्वालिटी के बारे में जानते हो कि सपोज यदि प्योर लाइफ नेस्ले इज मेकिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, तो चूंकि ये वाली बॉटल जो है ये नेस्ले की बनी हुई थी और मैंने अपने पुराने उस नॉलेज की बेस के ऊपर मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, इस बात को जानते हुए कि चूंकि ये नेस्ले से बिलोंग करती है लिहाजा इट इज अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। तो माय डियर ये जो डिसीजन अभी आपने किया है ये डिडक्टिव बेस किया था, तो आपने जनरल टू स्पेसिफिक किया। ओके राइट सर। थैंक यू। आप ये बड़ा बड़ापन है आपका, मान जाते हो आप। थैंक यू सर। अच्छा, और डिडक्टिव में रिमशा बेटा पता क्या होगा कि आप मार्केट में जाते हो, फर्स्ट टाइम आपने एक प्रोडक्ट देखी, उस प्रोडक्ट को आपने यूज किया और फिर उसके बारे में एक आपने ओपिनियन बना ली कि ये प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है। वो जो आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के जो उसको जनरलाइज कर लिया कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ऐसी है, तो ये स्पेसिफिक टू जनरल हो गए। लेट से आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट यूज़ की, दूसरी दफ़ा की, अब आपने कहा कि यार ये कंपनी की प्रोडक्ट इज़ वेरी फाइन, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट होती, उसको जनरलाइज कर लिए। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इंडक्टिव। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव। इंडक्टिव। अक्सर वो कहते हैं ना ये लम्स के जी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो मिस्टर एक्स हैव कंप्लीटेड इट्स ग्रेजुएशन फ्रॉम लम्स, तो आपने उसका इंटरव्यू नहीं किया, आपने उसे जॉब पे रख लिया। तो यहाँ पता आप लोगों ने डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल किया, चूंकि ओवरऑल यू नो दैट लम्सियन आर सच काइंड ऑफ स्टफ, तो बिकॉज मिस्टर एक्स बिलोंग्स टू लम्स एंड दैट्स व्हाई यू हैव इन्फर्ड कि ये भी काबिल बंदा है और आपने उनको फैसला कर लिया। ये डिसीजन जो आपने किया ये डिडक्टिव बेस्ड किया था। ठीक है जी, थैंक यू। और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है इसमें, असेसिंग ऑप्शंस, एग्जामिनिंग चॉइसेस, मेकिंग डिसीजंस एंड सेटिंग अ डेस्टिनेशन ऑफ डायरेक्शन और फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन, एनालिटिकल, डिडक्टिव। अब देखें वहाँ इंडक्टिव इस्तेमाल हुआ है, यहाँ डिडक्टिव, ये जो मैंने अभी बता दिया था डिडक्टिव, मेकिंग इट हैपन, गेटिंग थिंग्स डन, pragmatic, can do actions. But anyhow, I think my dear students, foresight is used for ultimately for strategy and planning के अंदर हम उसको इस यूज करते हैं। और like further, foresight is a strategic thinking process, not a strategic planning process. अब अगेन प्लानिंग और चीज है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करती है। इट इज अबाउट ऑप्शन नॉट एक्शन, इससे हम ऑप्शन जनरेट करते हैं, एक्शन नहीं लेते। आस्क द क्वेश्चन व्हाट माइट वी नीड टू डू, नॉट द क्वेश्चन व्हाट विल वी डू। और तो ये बहरहाल एक जरा ट्रिकी सी बात है, हम इसमें ऑप्शंस जनरेट करते हैं, एक्शन नहीं लेते, एंड सो ऑन। तो ये जो अभी पहले हमने माय डियर बताई थी, ये आपकी इनपुट है और आप स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस स्कैनिंग करते हो, फॉरसाइट करोगे, एनालिसिस वगैरह, फॉरसाइट वर्क, आउटपुट हमारी एक्सपेंडेड परसेप्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, और फिर फाइनली हम इसे उसके लिए यूज कर लेते हैं स्ट्रेटेजी के लिए। अब इसी चीज को देखें, अगेन थिंग्स हैपनिंग, इनपुट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सो प्रोस्पेक्शंस लाइक मीन, और ये आउटपुट है, आउटपुट अल्टीमेटली वी आर यूजिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसी पर्पस के लिए हम इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखें द फ्यूचर एज ए स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में दिस इज स्टार, द माउंटेन, आई मीन लाइक चेस बोर्ड, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा अगर ये है जी स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में, ये सेल्फ है, चेस बोर्ड है, माउंटेन है, स्टार है। का मतलब यह है कि ये आप सोचते हो ये चेस बोर्ड है, आपके चैलेंज आपको, और जितना बड़ा आपने उसको कैसे करना है, और ये माउंटेन का मतलब है ये चैलेंज है। अच्छा बात रिमेंबर, देखो अगर ये पहाड़ी छोटी होती, ज्यादा हाई ना होती, तो आपका फॉरसाइट भी इतना बड़ा ना होता। इसका मतलब माय डियर जितना बड़ा चैलेंज बड़ा होता है, आप उसकी फॉरसाइटेडनेस भी उतनी ही बड़ी। इसका मतलब जिसका स्कोप बड़ा होता है, फिर आप उसके बारे में सोच भी उतनी बड़ी रखते हो। ये थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट था। यहाँ देखिए सेल्फ में हमारी क्या है, आवर कैपेसिटीज, स्किल, वैल्यू, एट्रीब्यूट्स। चेस बोर्ड क्या है, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। माउंटेन क्या है, मेजर गोल है।
और स्टार माय डियर enduring guidelines social role। तो प्लीज कीप इन माइंड जो हमारी स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप कितना बड़ा है, उसमें ये जो चार चीजें हैं, जितना आपकी कैपेसिटी स्किल ज़्यादा होंगे, आपके चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, आपके गोल जितने आपके जो आप उसको अचीव करना चाहते हैं, और जितना आप इंड्योरिंग और गाइडिंग सोशल रोल बड़ा होगा माय डियर, उसकी फोरसाइटेडनेस उतनी ही बड़ी होगी। मसलन एक बंदा केपेबल नहीं है, उसकी फॉरसाइटेडनेस उतनी ही कम होगी। चेस बोर्ड का मतलब जिसके चैलेंजेस थोड़े हैं, छोटे हैं, वो इतना फॉरसाइट नहीं होगा। जिसके गोल टू अचीव कम है, वो इतना क्रेजी नहीं है, उसकी फॉरसाइटेड वो नहीं होगी। और जितना वो सोसाइटियल इम्पैक्ट ज़्यादा लाना चाहता है, तो ये चार चीज़ें हैं जो जिसको उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की है। तो दिस इज़ व्हाट, ये आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और एनी हाउ यहाँ पे माय डियर फिर हम नेक्स्ट में ये गेम थ्योरी और इसके साथ हम वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, कंपैरेटिव इंटेलिजेंस, वो आपको स्लाइड यहाँ मिल जाएंगी। तो दिस इज टुडेज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी जी। एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो ग्रुप में एडिट नहीं है हम लोग, तो इसका मैंने आपको मैसेज तो किया था बट वो आपने ऐड नहीं किया। अच्छा ठीक है, अगर काइंडली वो हो सकता है मैं अब आपने नेम के साथ किया था? जी सर, नेम के साथ आपने पूछा था तो मैंने बताया था कि एसएम का स्टूडेंट। मैं आपको अगेन टेक्स्ट कर देती हूँ। चलें, अगर और भी आप लोगों के कैंपस से हैं लोग, तो वो काइंडली फिर मुझे नेम के साथ भिजवा दीजिए, फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, नाइस। तो ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अजीम, क्या आपने कहा? शेयर कर दीजिएगा। कौन सी? ये शेयर तो ये कर दी मैंने, ये वाली। ओके सर, आई विल चेक। चलिए ओके, ये शेयर हो चुकी हैं प्लीज। ओके जी, सो नाइस, थैंक यू, खुदा हाफिज। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओके ओके। डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी, हेलो। डॉक्टर कैसा ना